हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाते हैं। मेजरली फोकस हमारा इंग्लिश पेडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र के लिए, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए हो, चाहे लैंग्वेज 1 की बात करें या लैंग्वेज 2 की बात करें, दोनों ही पेपर के लिए, चाहे लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हेल्पफुल है, क्योंकि सिलेबस और टॉपिक बिल्कुल सेम है ना, कोई चेंजेस नहीं है। तो सारे टॉपिक और जो सिलेबस हैं आपको पढ़ने हैं डिटेल में, ताकि आपकी जो पेपर 1 या पेपर 2 लैंग्वेज 1 में ऑप्ट करें या लैंग्वेज 2 में एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सके अच्छे से, इसकी अप्रोच आपकी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके, इसके लिए हम आपको डिटेल में अभी इसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए आज हम जो आपको अभी इंग्लिश पेडागोजी में करवा रहे हैं क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से हो सकता है कि कुछ जो नए एस्पायरेंट्स हैं उन्हें ट्रिकी सा लगे क्वेश्चन की क्या है। तो थोड़ा आज हम उन क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है, बट मुझे लगा कि वो क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा समझने की आवश्यकता है डिटेल में, इसीलिए हम कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन डिटेल में करेंगे, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो, मजबूत हो और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे टीचिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन राइटिंग से है। देखिए राइटिंग से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कहा था, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो राइटिंग के जो प्रोसेस हैं उस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्म और ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो राइटिंग जो प्रोसेस है या उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप देखिए लिंग्विस्टिक जो है आजकल उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले इन लिंग्विस्टिक से क्वेश्चन कम आते थे। जैसे कि आपने देखा होगा पोएट्री में हमने एक क्वेश्चन किया था कि कौन सा ये जो पोएट्री का जो राइमिंग स्कीम है क्या है, ABCD है या ABB है या ABCD, इस तरह का वो पूछा गया था। तो वो राइमिंग स्कीम होता है। तो लिंग्विस्टिक की बात की जाए अगर, तो लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा आपको इसमें समझना पड़ता है डिटेल में, माइन्यूटली। तो इसीलिए उसी तरह के आज थोड़े से क्वेश्चन मैं उठाकर लाई हूँ लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आते ही हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 जो बोल रहा है, राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। राइटिंग जो है किसका जो स्पीच और साउंड में किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो राइटिंग जो है आपका स्पीच, जैसे मैं कह रही हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ उसको अगर मैं रिटन फॉर्म में लिखूँ, यही आपका क्या है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है राइटिंग में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल, ग्राफिकल, फोनेटिक, सिस्टमेटिक। देखिए सिस्टमेटिक तो है ही, जो स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, पहले ABCD सुनते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, फिर उससे वर्ड्स फॉर्म करना सीखते हैं, फ्रेजेस बनाना सीखते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सही से सीखते हैं, ग्रामर रूल्स को सीखते हैं। सिस्टमेटिक तो है, जिसके अंतर्गत अल्फ़ाबेटिकल भी आता है, ठीक है। लेकिन फोनेटिक जो होता है ना, स्पीच साउंड को कहा जाता है। फोन यानी कि साउंड, जो मैं कह रही हूँ उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये फोनेटिक होता है। लेकिन राइटिंग की बात की जा रही है, तो राइटिंग मतलब हम जो लिखते हैं ABCD या जो कुछ भी हम लिखित फॉर्म पे लिखते हैं, है ना, मौखिक नहीं। फोनेटिक की बात की जा रही है तो वो साउंड है, तो ये मौखिक है। लेकिन ये लिखित की बात की जा रही है, लिखित फॉर्म है जो स्पीच साउंड का, वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या प्रस्तुतिकरण करता है, तो वो ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण करता है, ग्राफिकल कहते हैं, ठीक है। ग्राफिकल यानी कि ग्राफ यानी राइटिंग से रिलेटेड जो भी आप लेटर, शब्द, ठीक है, बनाते हैं, और जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको आप लिखते हैं, ताकि अपने जो थॉट या आइडिया को आप अच्छे से कन्वे कर सकें। लिखित फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पीच साउंड को, तो वो क्या कहलाया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं ये पढ़ रही हूँ स्पीच साउंड, इसी को मैं लिखूं स्पीच साउंड, तो क्या हो गया, ये
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि हमने इसमें लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक सही ऑर्डर में, स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनाया है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। राइटिंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच एंड साउंड। ठीक है, साउंड या स्पीच जो हम कह रहे हैं, मौखिक या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका ये ग्राफिकल लिखित फॉर्म जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ यानी कि राइटिंग से रिलेट करता हुआ। अब ग्राफिकल में आपका ग्राफ, इमेजेस भी आता है। तो जो आप देख रहे हैं राइटिंग फॉर्म में, वो आप देखते हैं उसको, है ना। लिखित फॉर्म में जो आप देखते हैं, आइकन, लोगो, बैनर, ये सब देखते हैं, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन जनरली जो हम बात कर रहे हैं, उसको हम जो लिख रहे हैं वो रिटन फॉर्म होता है। तो जो स्पीच होती है, द स्पीच एंड साउंड्स इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग द लेटर यूज्ड, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको ABCD, या फिर स्पीच में ही देख लीजिए SPEECH। तो ये जो है लेटर का इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक है। द मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स को, मैनिपुलेशन कहने का मतलब है जब आप अर्थपूर्ण शब्दों, अक्षरों का इस्तेमाल करके शब्द बनाते हैं, है ना। जैसे कि स्पीच की ही बात कर ली जाए तो SPEECH स्पीच, ये क्या है, लेटर से बना है, लेकिन मैनिपुलेट इतने अच्छे से किए हैं, स्ट्रक्चर जो है उसका, जो रूल है उसको इतने अच्छे से बनाया है कि उसका एक अर्थपूर्ण मीनिंग आपको निकल कर आ रहा है। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो अपीयरेंस है, जैसे कि अगर ये वर्ड को मैं ले लूँ तो ये लेटर से बना है, सही से हमने इस्तेमाल किया है, जिसका एक अर्थपूर्ण मीनिंग निकल रहा है। इसको आप देख रहे हैं, ये अपीयरेंस है, इसका जो दिखावट है वो आपको एकदम मीनिंगफुल सिस्टमैटिक ऑर्डर पे दिख रहा है। यही क्या होता है, यही क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो आपके एक स्पेसिफिक, कोई विशेष जो आइडिया या थॉट को बताता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है राइटिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which one of the following does not come under the principle of selection and gradation? देखिए, प्रिंसिपल जो है लैंग्वेज लर्निंग की, प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें से एक प्रिंसिपल होता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन इसमें था सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है आपका लैंग्वेज लर्निंग का, जो प्रिंसिपल है इंग्लिश टीचिंग में, वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके हर एक प्रिंसिपल में से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, कवरेज या फ्रीक्वेंसी। तो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं आता है, डज नॉट बोल रहा है, जो एक ऐसा, जो प्रिंसिपल एंड ग्रेडेशन के, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के अंतर्गत ये 3 आते हैं और उनमें से एक नहीं आता है, वो क्या है। तो पहले हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन क्या है, क्यों, क्या उसके अंतर्गत बोला गया है। ठीक है, वो समझना ज़्यादा जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश टीचिंग में प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है, उसका ये आप समझेंगे अगर, उसमें क्या बोला जाता है, सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज मटीरियल टू बी टॉट इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ द गुड टीचिंग। एक अच्छा जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। भाषा के उन सामान या मटेरियल जो है उसका सही सिलेक्शन, सही से चयन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे टीचिंग, एक अच्छे शिक्षण में, उसकी बात की जा रही है। उसका आपको सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन शुड बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम। और सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ग्रामेटिकल आइटम के सापेक्ष होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, एंड वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर। वोकेबलरी यानी जो शब्दकोश है, ग्रामर, ग्रामेटिकल आइटम्स हैं, या उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो यूजफुल होना चाहिए बच्चों के लिए। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड इन्वॉल्व। अब देखिए, जब लैंग्वेज आइटम को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाउ ऑफन अ सर्टेन आइटम और वर्ड इज यूज्ड। कितने बार एक वर्ड, कोई विशेष वर्ड है या कोई भी वर्ड आप ले रहे हैं, वो कितने बार उसमें आना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ना बार बार, कितने बार। उसके बाद रेंज, इन व्हाट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट अ वर्ड और एन आइटम कैन बी यूज। एक शब्द है, वो अलग अलग कितने कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में यूज हो सकता है।
ये वाली बात होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एक वर्ड है बैट। बैट का मतलब होता है बल्ला। बैट का मतलब होता है जिससे क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, जिसे आप बल्ला भी कहते हैं। एक बैट होता है चमगादड़, है ना। तो अब ये जो बैट वर्ड है सेंटेंस में 2 बार यूज हुआ है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है? अगर जानवर की बात करते हुए बैट के बारे में बोला जा रहा है तो जानवर वाला बैट का जो चमगादड़ है उसके बारे में बोला जा रहा है। अगर क्रिकेट या कोई खेल के बारे में बात की जा रही तो ये बैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि उन शब्दों का जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उसके हिसाब से कैसे वो यूज हो रहा है, वो रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी कितने बार यूज होता है उसको कहा जाता है। कवरेज है उसके बाद, मतलब हाउ मैनी डिफरेंट मीनिंग अ वर्ड और एन आइटम कैन कन्वे, मतलब एक जो शब्द है कितने अलग अलग मीनिंग को कन्वे करता है इस बारे में बताया गया है, वो उसको कवरेज कहा गया है। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या क्या आता है इसमें। फ्रीक्वेंसी आ गया, रेंज आ गया, कवरेज आ गया। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी, मतलब कि अवेलेबल होना, उपलब्ध होना। हाउ फार एन आइटम इज कन्वीनियंट टू टीच, जब आप शिक्षण कर रहे हैं बच्चों को तो वो कितना बच्चों के लिए वो उपलब्ध है और कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है, आसान है उनके लिए, और पढ़ाने के दौरान बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी, है ना। बच्चे कितने बार उसको अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब अपने रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में उसे जोड़ सकते हैं, वो होना चाहिए। लर्नेबिलिटी, मतलब कि हाउ फार एन आइटम इज ईजी टू लर्न, कितने आसानी से उसे हम सीख सकते हैं, इसे लर्नेबिलिटी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद टीच एबिलिटी, हाउ फार एन आइटम इज ईजी टू टीच, जब टीचर शिक्षण कराता है तो वो कितना आसान होता है पढ़ाने के दौरान पढ़ाना, और बच्चा उसे कितने अच्छे से समझ पा रहा है। आसान तरीका मतलब कि जब आप किसी भी एक टॉपिक को, सामाजिक जो प्रासंगिकता है, संदर्भ है, उसमें आप समझाते हुए बच्चे को समझाएंगे, एक्सपीरियंस जो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस में वो आसपास देख रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में अगर वो समझा रहे हैं वो आसानी से समझ सकता है। इसी को बोल रहे हैं कि टीच एबिलिटी। तो आपने इस तरह से देख लिया कि फ्रीक्वेंसी आता है, रेंज आता है, कवरेज आता है, अवेलेबिलिटी आता है, लर्नेबिलिटी आता है, टीच एबिलिटी आता है। ठीक है, तो ये उसके क्या हो गए, ये सब उसमें आ गए। अब इसमें आगे बोल रहे हैं ग्रेडेशन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल मीन्स प्लेसिंग। अब ये तो हमने सिलेक्शन के बारे में किया कि कैसे हमको सिलेक्शन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। सिलेक्शन की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखना है, रेंज को ध्यान रखना है, कवरेज को ध्यान रखना है, अवेलेबिलिटी को ध्यान रखना है, लर्नेबिलिटी को ध्यान रखना है, टीचिंग एबिलिटी को ध्यान रखना है। अब ग्रेडेशन की बात आती है तो ग्रेडेशन जो होता है मतलब प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम इन एन ऑर्डर। ग्रेडिंग करना मतलब क्या होता है, ऑर्डर में उसको रखना, एक अनुकार करना, एकीकृत करते हुए रखना। ग्रेडिंग इन्वॉल्व ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस, जिसके अंतर्गत ग्रुपिंग करना आता है और सीक्वेंसिंग आता है, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करवाया है, मुझे याद है ना, अच्छे से, कि ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग का आता था। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंसिंग का आइटम नहीं होता है, सीक्वेंसिंग में नहीं आता है ना, वो पूछा था। तो अब ग्रेडिंग की बात की जाए, ऑर्डर में जब आप रखते हैं पढ़ाने के दौरान किसी भी मटेरियल को कि कैसे पढ़ाना है, किस ऑर्डर में होना चाहिए, और ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम है वो ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग को भी इन्वॉल्व करता है। इसके बाद ग्रुपिंग जो कंसर्न करता है वो है सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का सिस्टम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर यानी कि पैटर्न, जो रूल्स पढ़ाते हैं ग्रामर के वो कैसा होना है, किस ऑर्डर पे होना है। ये आप जब ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं एक लैंग्वेज उसमें, लैंग्वेज क्लास में, तो आप नाउन से जनरली, मतलब पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नाउन वगैरह शुरू करते हैं। तो नाउन का जो सीक्वेंस जो आप पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, वो आप पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पार्ट ऑफ स्पीच से पहले आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ क्या होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है, ऑर्डर है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है कि पहले सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ये सब कंप्लीट होने के बाद आप संज्ञा वगैरह शुरू करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं, फिर धीरे से आप उसको टेंस में लेके जाते हैं, वॉइस में लेके जाते हैं, जो भी आपको लेके जाना है, जो उसका सीक्वेंस है, वही बात कही गई है। ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीन्स व्हाट साउंड, वर्ड, फ्रेजेस एंड मीनिंग आर टू बी टॉट, और उसके साथ साथ उसका जो फोनेटिक यानी कि जो साउंड्स है, वर्ड्स है, ठीक है, लेक्सिकल्स जो कहते हैं जिसे हम, है ना, और फ्रेजेस है, और मीनिंग यानी सिमेंटिक। और फ्रेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया, रूल हो गया, ये सबको आप पढ़ाते हैं, ये उसका ऑर्डर होता है। ठीक है,
ग्रुपिंग करने का। तो ये हमने समझ लिया सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में। तो हमने देख लिया कि अवेलेबिलिटी होता है, लर्नेबिलिटी होता है, टीच एबिलिटी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, रेंज होता है। तो क्या नहीं होता है इसमें, तो आप यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी हमने देखा होता है, कवरेज होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एक्यूरेसी की बात कहीं पे नहीं कही गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक्यूरेसी कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये बोल रहा है कि क्या इंक्लूड नहीं करता, डज नॉट कम अंडर, तो ये एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में नहीं आता है। भले क्या क्या आ जाते हैं उसके अंतर्गत में, अवेलेबिलिटी, कवरेज, फ्रीक्वेंसी, कि कितने बार वो आया, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार वर्ड का इस्तेमाल हुआ, कवरेज यानी कि वो मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को कवर करता है कि नहीं, अवेलेबिलिटी यानी कि कितना ज़्यादा आसानी से पढ़ाने के लिए वो अवेलेबल है बच्चों को, है ना, कितने आसानी से वो समझ पा रहे हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी की बात नहीं की गई है, तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन। इंटोनेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं करता, नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट पे ध्यान देंगे। अब पहले तो इंटोनेशन क्या होता है वो समझेंगे, तब हम आगे समझ पाएंगे कि क्वेश्चन पूछा है कि इंटोनेशन को क्या अफेक्ट नहीं करता है, क्या प्रभावित नहीं करता है। तो इंटोनेशन क्या होता है पहले हम अगर वो समझें तो सिंपल भाषा में बोलूँ, इंटोनेशन जो होती है, जो आपका जो साउंड जो आप कहते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका जो फॉर्म होता है, ठीक है, कितना धीरे बोल रहे हैं, कितना स्लो बोल रहे हैं, ये सब इंटोनेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें रिदम, लाउडनेस, टोन सब आ जाता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे इंटोनेशन होता क्या है। इंटोनेशन इन फोनेटिक, फोनेटिक क्यों, क्योंकि फोनेटिक से रिलेट करता है इंटोनेशन। ठीक है, इंटोनेशन का मतलब होता है आपका उतार चढ़ाव, जो आप बोल रहे हैं, आपके जो वॉइस मतलब जो आपका जो बोलने का तरीका है, जो वॉइस है, जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका इंटोनेशन यानी कि उतार चढ़ाव। तो फोनेटिक्स यानी कि फोनेटिक्स में, फोनेटिक्स आपको पता है जो आप पढ़ते हैं साउंड के बारे में, तो फोनेटिक जब आप पढ़ते हैं तो इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, मेलोडिक पैटर्न ऑफ एन अटरेंस। अटरेंस यानी आप मुंह से कुछ भी जो निकालते हैं, कुछ भी आप कहते हैं वो अटरेंस होता है। कुछ कहना जो होता है, कुछ भी कहना, उसे हम कहते हैं अटरेंस। तो अटरेंस का जो पैटर्न होता है मेलोडिक पैटर्न, मेलोडिक यानी अब ये साउंड से पूरा रिलेट कर रहे हैं। मेलोडिक आप यानी समझ रहे हैं कि कितना मधुर, कान को कितना तेज बोल रहे हैं, कर्कश आवाज़ में बोल रहे हैं, या बहुत तेज बोल रहे हैं, या स्वीटली बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, स्लो वॉइस में बोल रहे हैं। तो वो जो पैटर्न होता है ना, मेलोडिक पैटर्न, उसे आप कहते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण करते हैं ना, उसका एक बहुत ही बड़ा फीचर है, लक्षण है। कैसे? एंड इट इज़ कॉमन टू ऑल लैंग्वेज। तो भाषा में तो ये सभी भाषा में कॉमन है। ठीक है, तो जो टोन होता है, रिदम होता है, लाउडनेस होता है, ये सब इंटोनेशन को अफेक्ट करता है। इंटोनेशन क्या हुआ, मेलोडिक पैटर्न ऑफ अटरेंस, जो आप कह रहे हैं उसका जो साउंड है, ठीक है, मेलोडी है, जिसे आप कहते हैं मेलोडी या साउंड जो कहते हैं, उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। तो उसमें टोन जो होती है, किस टोन में बोल रही हूँ मैं, एकदम जो मेरा टोन है वो बहुत ज़्यादा रुड है, या स्वीट है, या सॉफ्ट है, या बहुत ही ज़्यादा हाई है, ये टोन मतलब आपके इस उच्चारण जो आप कर रहे हैं मेलोडी, उस पर अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। रिदम मतलब उतार चढ़ाव। अगर मैं कुछ किसी चीज़ को ऊंचे मतलब तरीके से बोल रही हूँ, जैसे कोई एक वर्ड है माउंटेन, माउंटेन, तो उसमें आप रिदम देख रहे हैं, माउंट मतलब ऊपर चढ़ रहा है, फिर टेन बोल रहे हैं तो थोड़ा नीचे आ रहा है ना। जैसे स्लिप बोल रहे हैं, स्लिप तो जल्दी से बोले आप, स्लीप बोल रहे हैं तो लंबा बोल रहे हैं, तो ये रिदम होता है। ठीक है, लाउडनेस, अब जैसे जैसे आप शब्द बोलते हैं तो कितना तेज बोल रहे हैं, या धीमा बोल रहे हैं, या कितना धीमा बोल रहे हैं, ये भी उसके अंतर्गत आता है। इसी को हम इंटोनेशन कहते हैं, क्योंकि हमारी जो वॉइस है निकलती है, उसकी जो मेलोडी, जिसमें टोन, रिदम, लाउडनेस जो है शामिल होता है। इसीलिए इंटोनेशन को क्या क्या अफेक्ट करता है, आपके बोलने का टोन, उतार चढ़ाव, रिदम, लाउडनेस यानी कितना ज़्यादा आप ज़ोर से बोल रहे हैं या कितना कम बोल रहे हैं, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिदम का मतलब आप देखेंगे, अगर रिदम रेफर्स टू द सेंस ऑफ मूवमेंट इन स्पीच, मैंने जैसे बताया मूवमेंट है ना,
उतार चढ़ाव, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे मतलब लंबा खींच के बोल रहे हैं या जल्दी बोल रहे हैं, जैसे कि स्लिप बोल रहे हैं तो जल्दी बोल रहे हैं, स्लीप बोल रहे हैं तो लंबा हो रहा है ना। इस तरह से जो भी आप चीज़ कहते हैं, जैसे कि होल बोल रहे हैं या होल बोल रहे हैं, HOLE होल, जल्दी बोला आपने, ठीक है, उसका मूवमेंट आप देखिए बहुत जल्दी। और WHOLE बोल रहे होल तो थोड़ा सा खींचते हुए कह रहे हैं, तो ये मूवमेंट जो होता है वो रिदम होता है। टोन जो होती है लिंग्विस्टिक में वो वेरिएशन इन द पिच, वॉइस की जो पिच होती है ना, कितना तेज है, कितना धीमा बोल रहे हैं, कितना हाई बोल रहे हैं, कितना लो टोन है, वो उसे टोन कहा जाता है। वेरिएशन मतलब कि उसमें उतार चढ़ाव, जैसे किसी चीज़ को मैं तेज बोल रही हूँ, तेज, और उसी को मैं तेज ऐसे बोल रही हूँ, तो आप इसमें वेरिएशन देख सकते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं, इसमें अंतर देख सकते हैं। जो अंतर होता है ना टोन में, इसे पिच में जो अंतर होता है उसे हम टोन के नाम से जानते हैं। रिदम जो होता है, स्पीच की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं। लाउडनेस यानी कि जो लाउडनेस है साउंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, लक्षण होता है, तेज चिल्ला के कहना थोड़ा, या फिर तेज से थोड़ा नीचे अगर बोले तो जोर से बोलो बोलते हैं। चिल्ला के बोलना का मतलब आप समझ रहे हैं कि खूब तेज बोल रहे हैं, और तेज बोल रहे हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल साउंड से तेज बोल रहे हैं, मीडियम बोल रहे हैं तो समान मतलब मध्यम है, स्लो बोल रहे हैं या एकदम लो बोल रहे हैं तो बहुत ही लो हो जाएगा। तो ये होता है, तो ये तीनों ही अफेक्ट करता है इंटोनेशन को। लेकिन प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच वी प्रोड्यूस द साउंड ऑफ लैंग्वेज। भाषा में जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना लैंग्वेज का, उसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। किसी चीज़ को, जैसे कि कुछ लिखा हुआ वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए नाम लिखा हुआ है राम, ये आपने पढ़ा, अब इसी को आप मुंह से बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है राम, रा आम, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपके इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं करता है। इंटोनेशन क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसका जो मधुरता जो होती है, मेलोडी पैटर्न होता है, उसको अफेक्ट करता है। वो अफेक्ट करने वाले जो तीन जो फैक्टर हैं वो आपके रिदम है, लाउडनेस है, टोन है। क्योंकि जब आप टोन मतलब कह रहे हैं तो किस टोन में बोल रहे हैं, उसका रिदम क्या है, मूवमेंट क्या है, और कितना तेज आप बोल रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं, जो कि इंटोनेशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो साउंड, सिर्फ एक साउंड होता है प्रोड्यूस जो करते हैं हम, हमारी जो वॉइस होती है वो आपके इंटोनेशन को जो उतार चढ़ाव वगैरह है उसको अफेक्ट नहीं करता। और यहाँ पर पूछा गया है कि क्या अफेक्ट नहीं करता है, तो ये जो वॉइस या प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं करता। और तीन तरह के इंटोनेशन होते हैं, जैसे राइजिंग, फॉलिंग और राइजिंग फॉलिंग एक साथ, है ना, तो उसको इंटोनेशन कहते हैं। राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन, उतार चढ़ाव तीन तरह के होते हैं। तो इस तरह से ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th क्वेश्चन, अ मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय। देखिए मदर टंग, मातृभाषा का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, क्लासरूम में कैसे हम अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं। मतलब देखिए एक टाइम के बाद जब बच्चा छोटा होता है तो मदर टंग या वर्नैक्युलर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसे हम सिखाते हैं टारगेट लैंग्वेज में, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें मदर टंग से हटाना ही पड़ता है और उनके टारगेट लैंग्वेज में ही सिखाना पड़ता है बड़ी क्लास में। तो धीरे धीरे अगर मिडिल लेवल पे हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं अच्छे से, ताकि बच्चे के सीखने में भी कोई प्रभाव ना, इम्पैक्ट ना पड़े, हिंड्रेंस ना हो, और हम अच्छे से उसको मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो आप इसमें देखेंगे, देखिए यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, तो ज़्यादा से ज़्यादा मदर टंग करेंगे तो उसका तो इफेक्ट मिनिमाइज होगा नहीं, कम नहीं होगा। मिनिमाइज यानी कम करना, तो यहाँ पे ये गलत है। गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, अब देखिए आप मदर टंग से फिर से एग्जाम्पल देंगे तो भी उसका प्रभाव कम नहीं होगा, यानी कि फिर से आप मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा। गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में एक्सपोजर देना अलग बात है। एक्सपोजर आप तब देंगे बच्चों को जब वो पूरी तरह से सीख जाएंगे, मदर टंग से बिल्कुल ही वो हट जाएंगे, तब आप एक्सपोजर देंगे तो वो दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे। तो एक्सपोजर देने से सिर्फ बच्चा मतलब बहुत अच्छे से नहीं उसको हम उसको मिनिमाइज उसका इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। अब आप बहुत सारा आप टारगेट लैंग्वेज पे एक्सपोजर देने बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो अब इस पे सबसे बेस्ट आंसर है 4th नंबर, गिविंग इनपुट फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज।
देखिए टारगेट लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज है, उसमें आप इनपुट दीजिए बहुत ही सिंपल ग्रेडेड मैनर में। सिंपल यानी कि बिल्कुल सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए। ग्रेडेड मैनर यानी कि 1 बाय 1, इसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं कि एकदम ऊंचे लेवल का बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे छोटे बच्चे के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर उनको आपको सिखाना है, पहले मदर टंग में तो आपने बात करी सब ठीक है, फिर उसको कम इन, कम हियर, ये सब वर्ड्स जो होते हैं बहुत कॉमन, इस तरह से आप शुरू करेंगे बच्चों को। सिंपल सिंपल और ग्रेडेड एकदम, मतलब कि जो उनके लेवल के हिसाब से आगे बढ़ता चले, तो उसे उस तरह का इनपुट देंगे टारगेट लैंग्वेज में, तो वो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, मदर टंग का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर प्रभाव कम होता जाएगा और वो टारगेट लैंग्वेज को अच्छे से सीखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ, जो कि लास्ट है आज के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम डिटेल में हम समझ रहे हैं, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड। स्ट्रक्चरल वर्ड जो होता है ना, वो फंक्शन वर्ड होता है, जो फंक्शन का काम करता है। एक आध और प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि फंक्शन वर्ड्स किसे कहते हैं, वो पूछा गया है। तो फंक्शन वर्ड वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब वर्ड्स के साथ में फंक्शनल काम करते हैं, ऑक्सिलरी यानी कि उनको हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। ठीक है, मतलब सेंटेंस में उनका इस्तेमाल एडिशनल वे पे होता है। ठीक है, अपने आप में वो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको आप रिलेट करते हुए सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ लेके चलेंगे। जैसे कि लेक्सिकल वर्ड, कंटेंट वर्ड, जैसे कि नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ये लेक्सिकल वर्ड होते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल डिक्शनरी में भी उसी फॉर्म पे आपको ये मिलते हैं। तो इन वर्ड्स के साथ जो वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हैं ना हेल्पिंग की तरह, उसे हम स्ट्रक्चरल वर्ड कहते हैं, जिसे हम फंक्शनल वर्ड भी या फंक्शन वर्ड भी कहते हैं। जैसे ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब ऑक्सिलरीज होते हैं। ठीक है, तो आप मेन वर्ब के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज ईटिंग, तो ईटिंग जो है मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ यूज हो गया, ये लेक्सिकल वर्ड के साथ यूज हो गया। ठीक, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को भी आपको लगाना पड़ता है, नाउन वगैरह से पहले आप प्रीपोजिशन लगाते हैं ना, नाउन से पहले। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, फॉन्ड ऑफ आपका प्रीपोजिशन है और स्वीट्स आपका एक नाउन है। तो अगेन फिर से लेक्सिकल वर्ड यानी कि नाउन के साथ उसका इस्तेमाल हुआ, उससे पहले उसको यूज किया गया। स्वीट्स अगर हम अलग बोलेंगे और ईट इसका बोलेंगे, ईट और स्वीट बोलेंगे, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आपको समझ में आ जाए, ईट यानी खाना होता है, स्वीट यानी मीठा होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट है इन लेक्सिकल वर्ड पे। ऑफ सिर्फ बोलेंगे, ईज बोलेंगे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं निकलता है, इनको रिलेटेबल होना ही पड़ता है इन शब्दों के साथ। ठीक है, कंजंक्शन की बात की जाए, बट है ना, या फिर बिकॉज, एंड, ये जो वर्ड है आप सिर्फ बट एंड बिकॉज यूज करेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको किसी के साथ जोड़ेंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर, है ना। आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल, या फिर बट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो कंजंक्शन है उसको भी आपको नाउन लेक्सिकल वर्ड्स के साथ आपको जोड़ के बनाना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से कहा गया है कि जो स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं वो फंक्शंस वर्ड होते हैं, जो कि लेक्सिकल वर्ड के साथ मिलकर काम आते हैं। अकेले ये अपने आप में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ऑक्सिलरी, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये तीनों ही आपके स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं। तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल वर्ड क्या होता है। कभी किसी टाइम में पूछ दिया जाता है कि उनमें से फंक्शन वर्ड क्या होते हैं, तो अब आप समझ जाइए कि स्ट्रक्चरल वर्ड को ही फंक्शन वर्ड बोलते हैं, फंक्शन वर्ड को ही स्ट्रक्चरल वर्ड कहते हैं, और ये लेक्सिकल वर्ड के साथ रिलेट करते हुए यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड। स्ट्रक्चरल वर्ड ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड जैसे मैंने अभी आपको बताया आर वर्ड दैट सिग्नल हाउ द फॉर्म क्लास वर्ड रिलेट टू ईच अदर इन सेंटेंस। सेंटेंस में किस तरह से जो क्लास वर्ड या लेक्सिकल वर्ड है उससे ये रिलेट करते हुए फॉर्म होते हैं, बनते हैं। दीज वर्ड्स आर वर्ड्स विद स्पेसिफिक मीनिंग सच एज नाउन,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, मेन वर्ड। और ये जो वर्ड्स होते हैं ना फंक्शन वर्ड, वो स्पेसिफिक मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मेन वर्ब, उसके साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे स्वीट एक नाउन हो गया, ईट एक वर्ब हो गया, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो गया। इन सब वर्ड के साथ में ये स्ट्रक्चरल वर्ड यूज होते हैं ताकि एक सेंटेंस अच्छे से फॉर्म कर सके। स्ट्रक्चरल वर्ड आर द वर्ड्स विच हैव लिटिल मीनिंग ऑफ देयर ओन। अपने आप में उनकी मीनिंग बहुत ही कम होती है ना। कैन बी यूज रिपीटेडली इन अ सेंटेंस, बार बार रिपीट होते हैं। कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शी ईटिंग फूड, तो इनकम्प्लीट होगा। लेकिन ईज लगाएंगे, शी इज ईटिंग फूड, तब कंप्लीट होगा ना। अगर ईज आप नहीं लगाएंगे, और ईज एक ऑक्सिलरी वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ड जो होता है वो स्ट्रक्चरल वर्ड होता है, अगर ईज नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। तो लेकिन सिर्फ ईज अगर आप करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बहुत ही कम उनका अपना कोई अस्तित्व होता है। वही बात बोला गया है। अब जैसे कि बोल रहे हैं एग्जाम्पल, इन ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं क्या क्या इंक्लूड करते हैं, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी, कंजंक्शन, ये सब होते हैं। जैसे ए, एन, शेल, विल, फॉर, बाय, एंड, बट, एक्सेट्रा, जो अभी मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल वर्ड क्या होता है, आपने समझ लिया। फंक्शन वर्ड्स कहते हैं इसे, और कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपने देखा। तो आज हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आई होगी। और मुझे लगा कि ये सब जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आप डिटेल में समझते हैं तो मिस्टेक्स आपके कम होंगे एग्जाम्स में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।